हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम इस वीडियो में इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात करेंगे। व्हाट इज सक्सेशन? ये अनुक्रमण क्या है? द सीरीज ऑफ चेंजेस इन एन इकोसिस्टम व्हेन वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी एज ए रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। जब भी किसी पारितंत्र या इकोसिस्टम में उसके जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं या जैविक और अजैविक कारक जो होते हैं, जब कभी उनमें परिवर्तन आता है तो पारितंत्र के अंदर समुदायों में परिवर्तन होता है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। एक समुदाय के स्थान पर दूसरा समुदाय विकसित होने लगता है। इसे हम सक्सेशन या अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण किसी भी नष्ट हुई समुदाय को पुनः जीवित कर सकता है, उसको रीजनरेट कर सकता है। जब एबायोटिक और बायोटिक दोनों कारकों में परिवर्तन होते हैं, जब जैविक अजैविक कारकों के अंदर जब परिवर्तन होते हैं तो समुदाय कभी कभी पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। तो सक्सेशन या अनुक्रमण की सहायता से हम इसे एक पारितंत्र के रूप में पुनः विकसित कर सकते हैं, इसे पुनः रीजनरेट कर सकते हैं। कोई ऐसा स्थान जहाँ पर पहले कोई आवास नहीं हो, कोई जीव जंतु वहाँ पर नहीं हो, ऐसे खाली स्थान पर, ऐसे रिक्त स्थान पर समुदायों को विकसित होने की क्रिया या समुदायों के बनने की क्रिया अनुक्रमण कहलाती है। यह अनुक्रमण, यह सक्सेशन सभी प्रकार के पारितंत्रों में घटित होता है, जैसे फॉरेस्ट या वन पारितंत्र, पोंड इकोसिस्टम, कोरल रीफ एक्सेट्रा। सभी प्रकार के पारितंत्र जो इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उनमें सक्सेशन या अनुक्रमण की क्रिया हो सकती है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अनुक्रमण की क्रिया बिल्कुल किसी खाली स्थान पर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पहले से कोई जीव नहीं है, उस स्थान पर भी यह क्रिया प्रारंभ हो सकती है। हम इसे अनुक्रमण कहते हैं। हिस्ट्री, इतिहास। Precursors of the idea of ecological succession go back to the beginning of the 19th century. पारिस्थितिकी अनुक्रमण का जो आइडिया है कि ये कैसे होता है, इसकी शुरुआत 19वीं सदी के प्रारंभ में हो गई थी। द फ्रेंच नेचुरलिस्ट एडोल्फे डोएरियो डे ला मेले was the first to make use of the word succession concerning the vegetation development after forest clearing cutting. एक प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्हें एडोल्फ डोएरियो डे ला मेले कहा जाता था। वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले सक्सेशन या अनुक्रमण शब्द का प्रयोग किया। वो किसके लिए किया? उन्होंने देखा कि जब कभी हम वनों को साफ कर देते हैं, फॉरेस्ट काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, तो उस स्थान पर नई वनस्पति विकसित हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने अनुक्रमण या सक्सेशन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया। टाइप्स ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अनुक्रमण के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन प्राथमिक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन द्वितीयक अनुक्रमण। सबसे पहले हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करेंगे। हम प्राथमिक अनुक्रमण की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एन इकोसिस्टम इन एन एरिया दैट वाज प्रीवियसली अनइनहेबिटेड। एक ऐसे स्थान पर जहां पहले से कोई भी जीव नहीं था, कोई भी आवास नहीं था, अआवासीय स्थिति थी, जहां पर उस स्थान पर अगर हम पारितंत्र विकसित होते हुए देखते हैं तो उसे हम प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए कि अनइनहेबिटेड एरिया कौन से हो सकते हैं? जहां पर पहले कभी कोई आवास नहीं हो, कोई जीव नहीं रहा हो। ऐसा स्थान कौन सा हो सकता है? साइट्स ऑफ वोल्केनोज, ज्वालामुखियों के स्थान, जहां ज्वालामुखी फटते हैं वहां पर लावा ही लावा जमा होता है, वहां पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते, वहां पर किसी प्रकार की वनस्पति दिखाई
नहीं देती। ऐसे स्थान जो होते हैं वो अनइनहेबिटेड एरियाज कहलाते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं ग्लेशियर्स। जैसे ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हमारे ध्रुवों पर उपस्थित हैं, वहाँ पर एक्चुअल के अंदर, वास्तव में वहाँ पर मृदा ही नहीं पाई जाती, जमी हुई बर्फ वहाँ पर उपस्थित होती है, स्नो वहाँ पर उपस्थित होती है। तो इन स्थानों को हम इन अनइनहेबिटेड एरियाज कह सकते हैं। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है, जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है, वो उन सभी स्थानों पर हो सकता है जहाँ पर सॉइल या मृदा नहीं पाई जाती, जहाँ पर पहले मृदा उपस्थित नहीं होती, उन स्थानों पर प्राथमिक अनुक्रमण की क्रिया हम देख सकते हैं। इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। यह एक बहुत धीमी गति का अनुक्रमण होता है। इसकी गति बहुत धीमी होती है। कहने का अर्थ है कि यह अनुक्रमण की क्रिया जिसमें एक नए पारितंत्र का निर्माण होता है, बहुत धीरे धीरे घटित होती है। द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज लाइकेन एंड मॉसेस दैट डू नॉट नीड सॉइल टू सर्वाइव। प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण की शुरुआत क्या होती है? इन अनइनहेबिटेड एरियाज के अंदर सबसे पहले कुछ ऐसे जीवित जो जंतु हैं या पादप हैं या वेजिटेशन है, वो पहुंचना शुरू होती है, जिसे खासतौर पर हम वनस्पति की बात करते हैं, जिसे जीवित रहने के लिए, जिसे उस स्थान पर विकसित होने के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए लाइकेन और मॉसेस, हम मॉसेस और लाइकेन का उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। द फर्स्ट स्पीसीज आर कॉल्ड पायनियर स्पीसीज। तो ऐसी जो जातियाँ यहाँ पर आती हैं उन्हें हम पायनियर स्पीसीज कहते हैं, उन्हें प्राथमिक जातियाँ कहा जाता है। तो पायनियर स्पीसीज क्या है? द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू लिव इन प्रीवियसली अनइनहेबिटेड एरिया। ऐसे जीव जो पहले से रिक्त स्थानों पर, जहाँ पर किसी भी प्रकार के जीव नहीं थे, उन स्थानों पर पहुँचते हैं, तो इन्हें पायनियर स्पीसीज कहा जाता है। नंबर 1, पायनियर स्पीसीज मूव इनटू एन अनऑक्यूपाइड एरिया। तो सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी अनुक्रमण में? अगर हम इसकी क्रिया को देखें, अगर हम इसके प्रोसेस को देखें, तो सबसे पहले उन रिक्त स्थानों पर, उन खाली स्थानों पर जहां मृदा भी नहीं है, वहां पर पायनियर स्पीसीज पहुंचती हैं। ये पायनियर स्पीसीज वहां करती क्या है? द पायनियर स्पीसीज हेल्प क्रिएट सॉइल बाय ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेज। तो यह जो प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है यहाँ पर, उसकी जो शुरुआत होती है, उसमें जो पायनियर स्पीसीज आती हैं, वो चट्टानों को छोटे छोटे महीन टुकड़ों के अंदर तोड़कर मृदा निर्माण की क्रिया को प्रारंभ कर देती हैं। अब यहाँ पहुँचने वाली पायनियर स्पीसीज जैसे लाइकेन और मॉसेस, उनकी धीरे धीरे जब आयु हो जाती है, तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के बाद उनकी मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु होने से ये डिकम्पोज होते हैं, इनका अपघटन होता है, जिससे उस स्थान पर, उस अनइनहेबिटेड एरिया के अंदर धीरे धीरे न्यूट्रिशन युक्त पदार्थ बनने लगते हैं। अर्थात इन पादप जातियों में, इस वनस्पति में जो पायनियर स्पीसीज है, इनके अंदर उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर मिश्रित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि मृदा के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ड्यूरिंग दिस अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेशन देयर आर नॉट मैनी हैबिटेट्स, सो नॉट मैनी ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द एनवायरमेंट। जब इसकी शुरुआत होती है, इस अनुक्रमण की शुरुआत होती है, तो कोई आवास नहीं होता। जब कोई आवास ही नहीं होता वहाँ पर पहले से कभी कोई जीव जंतु वनस्पति थे ही नहीं, तो किसी भी प्रकार के और ऑर्गेनिज्म की, किसी और जीव की वहाँ पर उपस्थिति नहीं हो सकती। इस प्रकार के पर्यावरण में पायनियर स्पीसीज के अलावा और कोई अन्य ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं होता। दूसरी स्टेप में क्या होता है? वंस देयर इज इनफ सॉयल एंड न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल प्लांट्स सच एज फ्लावर्स, फर्न्स एंड ग्रासेस ग्रो। जब चट्टानों के टुकड़े महीन हो जाते हैं, उनमें पायनियर स्पीसीज की डेथ होने से जो न्यूट्रिएंट्स पदार्थ मिक्स हो जाते हैं, तो यह स्थान जो होता है वो वहाँ पर एक तरह से मृदा बन जाती है, वहाँ पर पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। तो छोटे छोटे शाकीय पादप जिनमें पुष्प आते हैं,
वो हो गए, फर्न्स हो गए हैं, छोटी छोटी घासीय पादप होते हैं, वो जातियां यहाँ पर विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। These plants help to further break down the rocks and add nutrients to the soil when they die and decompose. इस प्रकार के जो पादप होते हैं वो छोटी छोटी जड़ों युक्त होते हैं। ये जड़ें भी जो पहले से उपस्थित जो चट्टानों के टुकड़े जो टूटे हुए हैं उनके बीच घुस करके उन्हें और अधिक बारीक महीन करने का कार्य जो करते हैं, और फिर इनकी मृत्यु होने से ये भी अपघटित होकर के उस मृदा में, उस बनने वाली सॉइल के अंदर पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है? द स्मॉल प्लांट्स क्रिएट्स हैबिटेट्स फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड स्मॉल मैमल्स। जब ये छोटे छोटे पादप, छोटी छोटी वनस्पति उन स्थानों पर ग्रो करना, विकसित होना प्रारंभ हो जाती है, वहाँ पर ऐसे पादप जातियाँ पनप जाती हैं, तो ये छोटे छोटे जानवरों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। चाहे छोटे छोटे जानवर जैसे इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, छोटे मैमल्स हैं, ये यहाँ पर भोजन की तलाश में पहुँचने शुरू हो जाते हैं। ओवर टाइम एज एनिमल डाई एंड डिकम्पोजेज देयर बॉडीज एडिड न्यूट्रिएंट्स to the soil, allowing larger plant species to populate the area. Larger animals follow the larger plants. जब अब ये आने वाले छोटे छोटे जो जंतु हैं वो भी यहाँ पर भोजन को प्राप्त करते हैं, अपना इसे आवास बनाते हैं, और धीरे धीरे जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके बॉडी के, शरीर के अपघटन से भी जो न्यूट्रिएंट्स पदार्थ होते हैं वो यहाँ की मृदा के अंदर मिल जाते हैं, और ऐसी मृदा अब बड़े पादपों को, बड़ी वनस्पति जातियों को उगने के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर बड़े बड़े पादप, बड़ी बड़ी जातियाँ जैसे शुष्क झाड़ियाँ हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, वो विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं, और बड़े वृक्षों, बड़ी झाड़ियाँ जो होती हैं इनको बड़े जीव जंतु आकर्षित करते हैं, और इन यहाँ पर ये एक तरह का ऐसा आवास बन जाता है जहाँ पर छोटे जीव, छोटे पादप, बड़े जीव, बड़े वनस्पति जातियाँ, वृक्ष, झाड़ियाँ, शाकीय पादप, ये सब उस स्थान पर विकसित हो जाते हैं। Eventually a mature community is formed. This mature community is called a climax colony. तो इस प्रकार धीरे धीरे एक पूर्णतया विकसित समुदाय वहाँ पर बन जाता है, और इस विकसित समुदाय को हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय हम इसे कह सकते हैं। A climax community is a community that is able to maintain itself for long periods of time with few changes in the species that populated it. अब ये चरम समुदाय क्या होता है? चरम समुदाय ऐसा समुदाय होता है जो खुद को स्वयं बनाए रखता है, ऐसा समुदाय खुद स्वयं को स्थापित कर सकता है, एक लंबे समय तक के लिए वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। हाँ, इनमें थोड़े बहुत परिवर्तन जातियों के आधार पर होते हैं जो समष्टियों के रूप में इन समुदायों के रूप अंदर रहते हैं। इन समुदायों के अंदर समष्टियों के रूप में जो पादप जातियां पाई जाती हैं उनमें थोड़े बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं, और यह चरम समुदाय स्वयं को पूर्णतया इन स्थानों पर स्थापित कर लेते हैं, और वो भी लंबे समय के लिए। सेकेंडरी सक्सेशन, अब हम द्वितीयक अनुक्रमण की बात करेंगे। द्वितीयक अनुक्रमण एक्चुअल में ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग ए डैमेज इकोसिस्टम। जब जैव और अजैव, एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स जब चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो कभी कभी पारितंत्र जो होते हैं वो डैमेज्ड हो जाते हैं, वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इन्हें पुनः बनाए रखने के लिए या इन्हें पुनः बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ये उन एरियाज के अंदर होते हैं, ये उन स्थानों पर होते हैं जहां पर मृदा पहले से ही उपस्थित होती है। एक्चुअल में वहां पर पहले से आवास होते हैं, लेकिन वो किसी पर्यावरणीय कारणों से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और वो नष्ट कैसे हो सकते हैं उन स्थानों पर? किसी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, वहां पर कोई बाढ़ आ जाए, वहां पर कोई तूफान आ जाए, जंगलों में आग लग जाए, ऐसे स्थान या ऐसे नेचुरल कारणों से, ऐसे प्राकृतिक डिजास्टर्स की वजह से वहां पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि सभी जीव जंतु, वनस्पति वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी से, मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा भी, जैसे मनुष्य पूरे पूरे जंगलों को काट देते हैं अपने विकास के लिए, वो वहाँ या एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए वहाँ पर बिल्कुल जंगलों को काट देते हैं। तो ऐसे स्थानों पर भी पारितंत्र जो हैं वो डैमेज्ड हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म,
तो किसी स्थान पर किसी पर्यावरणीय कारणों से या एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स में बहुत परिवर्तन आ जाने से वहाँ पर उपस्थित जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पारितंत्र पूरा नष्ट हो जाता है। इन स्थानों पर पुनः समुदायों को विकसित करने की जो क्रिया होती है, जो पहले से हैबिटेट थे उन स्थानों पर पुनः समुदायों को विकसित करने की जो क्रिया है वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाती है, वो द्वितीयक अनुक्रमण कहलाती है। सेकेंडरी सक्सेशन इज टिपिकली ए मच फास्टर प्रोसेस देन प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज देयर इज ऑलरेडी सॉइल। जो द्वितीयक अनुक्रमण होता है यह प्राथमिक अनुक्रमण से एक तेज होने वाला प्रोसेस है। यह तेजी से घटित होता है क्योंकि इन स्थानों पर पहले से मृदा उपस्थित होती है। सेकेंडरी सक्सेशन इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, यह कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया होती है। एनी डिस्टर्बेंस इन एन इकोसिस्टम रिजल्ट्स इन सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्टिंग ओवर। अगर किसी पारितंत्र में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है, थोड़ा सा भी विचलित होता है पारितंत्र, तो उस स्थान पर सेकेंडरी सक्सेशन द्वितीयक अनुक्रमण प्रारंभ हो जाता है। लुक्स वेरी सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन बट डज नॉट रिक्वायर सॉइल फॉर्मिंग पायनियर स्पीसीज। यह एकदम प्राथमिक अनुक्रमण की तरह से ही होता है, लेकिन इसके लिए ना तो मृदा की आवश्यकता होती है और ना पायनियर स्पीसीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से मृदा उपस्थित होती है और पहले से जातियां उपस्थित थी जो किसी पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण से नष्ट हो जाती हैं। If an ecosystem is frequently disturbed, it will not be able to support large trees and animals. So it will consist of the animals typical of the early stages of the succession. अगर किसी पारितंत्र में बार बार परिवर्तन होते हैं, बार बार डिस्टर्ब होता है, इट विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट लार्ज ट्रीज, और ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि वहाँ वो बड़े पादप जातियों को, वो झाड़ियों को, वृक्षों इत्यादि को, वो बड़े जंतुओं को, बड़े बड़े लार्ज मैमल्स को वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर सकता, उनके लिए एक आवास उपस्थित नहीं करवा सकता। तो ऐसे स्थानों पर ऐसे समुदाय विकसित हो जाते हैं, ऐसी पादप जातियाँ वहाँ पर रहने लगती हैं जो अनुक्रमण की प्रारंभिक अवस्थाओं में होती हैं, जैसे छोटे छोटे घासीय पादप, छोटे छोटे शाकीय पादप, छोटे छोटे कीट पतंगे इत्यादि उन स्थानों पर आवास बना लेते हैं। कॉजेज ऑफ प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन के कारण क्या हैं? यह पादप अनुक्रमण क्यों होता है? सबसे पहले हम ऑटोजेनिक सक्सेशन की बात करेंगे। स्वतः जनित जो अनुक्रमण होता है कैन बी ब्रोड बाय चेंजेस इन द सॉइल काउज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म देयर। अगर किसी कारण जंतु वहाँ पर मृदा में परिवर्तन कर देते हैं तो पादप अनुक्रमण प्रारंभ हो सकता है। These changes include accumulation of organic matter in litter or humic layer, alteration of soil nutrients or change in the pH of soil due to the plants growing there. अगर उन स्थानों पर वहाँ ऊपर उगने वाली पादप जातियों के कारण से कभी कभी वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर्स की मात्रा बढ़ जाती है, ह्यूमस की जो लेयर मृदा के ऊपर होती है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, सॉइल के पोषक तत्वों में, मृदा के पोषक तत्वों में परिवर्तन हो जाता है, मृदा की पीएच में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे स्थानों पर जो पादप समुदाय होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। वहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स हम मानते हैं, जीव जो होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और पारितंत्र डैमेज होना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे स्थानों पर पादप अनुक्रमण प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी तो ऐसी स्थितियों के कारण से ऐसे स्थानों पर पूर्णतः पारितंत्र जो है वो समाप्त हो जाते हैं और पुनः उनका निर्माण अनुक्रमण की क्रिया के द्वारा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स themselves can also alter the community. For example, when larger species like trees mature, they produce shade on the developing forest floor that tends to exclude light requiring species. Shade tolerant species will invade the area. कभी कभी क्या होता है कि पादप जो स्वयं उस कम्युनिटी के अंदर, उस समुदाय के अंदर उपस्थित होते हैं, वो उस समुदाय को अल्टर कर देते हैं, उस समुदाय में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर उपस्थित पादप जातियों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए जब किसी स्थान पर बड़े बड़े जंगल विकसित हो जाती हैं, बड़ी बड़ी पादप जातियाँ बन जाती हैं जैसे वृक्ष इत्यादि, तो यह वृक्ष परस्पर इतने संघन हो जाते हैं कि यह उस फॉरेस्ट, उस वन के फर्श पर, उस वन की सतह पर वो प्रकाश को नहीं पहुंचने देती। अतः
ऐसी पादप जातियां जिनको वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, जिनको प्रकाश की अति आवश्यकता होती है, वो वहाँ पर जीवित नहीं रह सकती, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर ऐसी जातियाँ जो शेड्स के अंदर ग्रो करती हैं, जो छाया प्रिय जातियाँ जिन्हें हम कहते हैं, वो वहाँ पर ग्रो कर जाती हैं, वो वहाँ पर विकसित हो जाती हैं। तो एक तरह से यह भी क्या हो जाता है, अनुक्रमण हो जाता है, उस स्थान पर सक्सेशन प्रारंभ हो जाता है। Allogenic succession is caused by external environmental influences and not by the vegetation. Allogenic succession या परजनित अनुक्रमण हम जिसे कहते हैं, वो बाह्य पर्यावरण के प्रभाव से होता है, वो वहाँ पर उपस्थित वनस्पति की वजह से नहीं होता। उदाहरण के लिए सॉयल चेंजेस ड्यू टू इरोजन, स्वयं पादपों के द्वारा मृदा में परिवर्तन ना हो, बल्कि तेज हवाओं के चलने से या बाढ़ इत्यादि के आ जाने से वहाँ का मृदा अप्रदन हो जाता है, सॉयल इरोजन हो जाता है। लीचिंग और द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड क्ले कैन आल्टर द न्यूट्रिएंट कंटेंट्स एंड वाटर रिलेशनशिप इन द इकोसिस्टम। कभी कभी पारितंत्र के अंदर जल का बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर चले जाना, जल का बिल्कुल नीचे जो हमारा जल है पृथ्वी के अंदर वहाँ पर पहुँच जाना, या मृदा में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे सिल्ट का डिपोजिशन हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि मृदा जो है वो क्ले प्रकार में परिवर्तित हो जाती है, मृदा के अंदर उसके प्रकार में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसके पोषक तत्व भी क्या होते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसे पारितंत्रों में वाटर रिलेशनशिप, एक वनस्पति और जल के अंदर जो परस्पर रिलेशनशिप होता है, परस्पर जो संबंध होता है, वो भी परिवर्तित हो जाता है, जिससे वहाँ पर अनुक्रमण जो है वो प्रारंभ हो सकता है। Animals also play an important role in allogenic changes as they are pollinators, seed disperser and herbivorous. जंतु जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो भी परजनित जो अनुक्रमण होते हैं उनको प्रारंभ करने में सहयोग करते हैं। और ऐसे जंतु कौन से होते हैं, जैसे पोलिनेटर्स हो सकते हैं, जो परागण की क्रिया करते हैं, जैसे तितलियां हैं, जैसे मधुमक्खियां इत्यादि हैं, जैसे इनको हम पोलिनेटर कहते हैं। सीड डिस्पर्सल जो करते हैं, जो बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। या हर्बीवोरस जातियां हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी जिन्हें हम कहते हैं। ऐसे पादप एलोजेनिक प्रकार के सक्सेशन को प्रारंभ करने में सहायक होते हैं। दे कैन ऑल्सो इंक्रीज न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉयल इन सर्टेन एरियाज। यह मृदा के कुछ भागों के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देते हैं और शिफ्ट सॉयल क्रिएटिंग पैचेज इन द हैबिटेट। और ये इस प्रकार से कहीं ज़्यादा पोषक तत्व, कहीं कम पोषक तत्व, ऐसे मृदा को छोटे छोटे पैचेस के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वहाँ पर उपस्थित समुदायों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और एक प्रकार से अनुक्रमण जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। दिस में क्रिएट रीजनरेशन साइट्स दैट फेवर सर्टेन स्पीसीज। और कभी कभी तो ये परिवर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि यह स्थान वहाँ पर पहले से उपस्थित जो जातियाँ होती हैं उनको सपोर्ट नहीं करता और उनके स्थान पर नई जातियों को अवसर प्रदान करता है वहाँ पर विकसित होने के लिए, वहाँ पर पनपने के लिए। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में बी वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑन मच लॉन्गर टाइम स्केल देन एनी अदर। जलवायु कारक जो होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे होते हैं। चेंजेस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स विल प्रमोट चेंजेस इन कम्युनिटी। तापमान में परिवर्तन हो जाए, रेनफॉल वर्षण की स्थितियों में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे जलवायु परिवर्तन होते हैं वो वहाँ के समुदायों में भी क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। वो एलोजेनिक प्रकार के सक्सेशन या परजनित अनुक्रमण का प्रारंभ कर देते हैं। As the climate warmed at the end of each ice age, great successional changes took place. पृथ्वी का जब विकास हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद धीरे धीरे जैसे इसका विकास, जीवन का वहाँ पर विकास हुआ, तो ऐसा पाया गया है कि प्रत्येक आइस एज के पश्चात वहाँ पर जलवायु जो होती थी वो कैसी हो जाती थी, गर्म हो जाती थी। तो ठंडी जलवायु से गर्म वायु, इस प्रकार के जो परिवर्तन होते चले गए, उससे पुरानी जातियाँ समुदाय जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते चले गए और नई जातियाँ जो है वहाँ पर वो विकसित होती चली गई। द टुंड्रा वेजिटेशन एंड बेयर ग्लेशियल टिल डिपॉजिट
अंडरवेंट सक्सेशन टू मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसे स्थानों पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, या वहाँ पर कुछ खुले ऐसे स्थान जहाँ पर ग्लेशियर्स उपस्थित होते हैं, उन स्थानों पर अनुक्रमण की क्रिया के द्वारा मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट विकसित हो सकते हैं। वहाँ पर मिश्रित पर्णपाती वन जो हैं वो विकसित हो जाते हैं। ऐसे किस कारण से होता है? एलोजेनिक सक्सेशन के कारण से, परजनित अनुक्रमण के कारण से होता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्टिंग इन increase in temperature is likely to bring profound allogenic changes in the next century। ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो हरित गृह जो प्रभाव है, जो इन दिनों अत्यधिक हमारी पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है, हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, इससे धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि आने वाली सदी के अंदर यहाँ पर भी परजनित जो सक्सेशन है, अनुक्रमण है, उसके लिए जो परिवर्तन की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे। जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक कैटास्ट्रॉफीज सच एज वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, अवलांचेस, मेटेरियोज, फ्लड्स, फायर्स एंड हाई विंड्स आल्सो ब्रिंग एलोजेनिक चेंजेस। इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी फट जाएं, या भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, जैसे बर्फ़ के पहाड़ों से एकदम से तेज़ी से बर्फ़ नीचे की तरफ आती है जिसे हम एवलांचेस कहते हैं, वो प्रारंभ हो जाएं, या हम कह सकते हैं कि बाढ़ आ जाए किसी स्थान पर, किसी जंगलों के अंदर आग लग जाए, या तेज़ हवाओं के चलने से, आंधी तूफानों के आने से भी एलोजेनिक परजनित सक्सेशन अनुक्रमण की क्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो सकती है। ऐसे परिवर्तन भी अनुक्रमण को प्रारंभ कर सकते हैं, समुदायों या पारितंत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। मैकेनिज्म, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सक्सेशन होता कैसे है? इन 1916 फ्रेडरिक क्लीमेंटस published a descriptive theory of succession and advanced in it as a general ecological concept। 1916 के अंदर फ्रेडरिक क्लीमेंटस ने सक्सेशन अनुक्रमण की थ्योरी को जो है वो प्रकाशित करवाया और इसे एक जनरल पारिस्थितिक कॉन्सेप्ट के रूप में विकसित किया। His theory of succession had a powerful influence on ecological thoughts। उसके इस थ्योरी ऑफ सक्सेशन जो अनुक्रमण की उसकी थ्योरी थी, उसने जो पारिस्थितिकीय प्रकार की लोगों की जो सोच थी उनके अंदर उसको काफ़ी प्रभावित किया और उसमें काफ़ी परिवर्तन आए। क्लीमेंटिस कंसेप्ट इज यूजुअली टर्म क्लासिकल इकोलॉजिकल थ्योरी। इसे हम क्लासिकल इकोलॉजिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लीमेंटस, सक्सेशन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेवरल फेसेस। वास्तव में क्लीमेंटस के अनुसार अनुक्रमण की क्रिया अनेक पदों में होने वाली क्रिया होती है। जैसे न्यूडेशन, सबसे पहले न्यूडेशन की बात करते हैं। न्यूडेशन की क्रिया, सक्सेशन बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ ए बेयर साइट कॉल्ड न्यूडेशन। सबसे पहले अनुक्रमण की शुरुआत में ऐसी जगह बनती है जहां पर बिल्कुल बेयर होती है, जहां पर वो स्थान बिल्कुल नग्न होता है, वहां पर किसी भी प्रकार की जंतु या वनस्पति नहीं पाए जाते। दूसरा स्टेप, माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है? रेफर्स टू अराइवल ऑफ प्रोपेग्यूल्स। इन स्थानों पर पायनियर जातियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। इन स्थानों पर उन जातियों के प्रोपेग्यूल्स, ऐसे उनके पादपों के ऐसे भाग जो रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं और नए पादपों को विकसित करने में सहायक होते हैं, वो इन स्थानों पर पहुंचने प्रारंभ हो जाते हैं या पहुंच जाते हैं। इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। इसेसिस, इसेसिस क्या होता है? इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशमेंट एंड इनिशियल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। इसेसिस हम इसे कहते हैं कि जो ऐसे प्रोपेग्यूल्स वहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसे जो पादपों के ऐसे भाग जो नए पादपों को बना सकते हैं, वो वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं और नई वेजिटेशन को वहाँ पर ग्रो करते हैं, विकसित करते हैं। इसे इसेसिस कहा जाता है। तो न्यूडेशन क्या हुआ? न्यूडेशन में ऐसे स्थान विकसित होते हैं जहाँ पर पहले किसी भी प्रकार के जीव नहीं पाए जाते। माइग्रेशन हम किसे कहते हैं? उन स्थानों पर ऐसी जातियां, ऐसे प्रोपेग्यूल्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऐसे पहुंचते हैं जो नए पादपों को विकसित कर सकते हैं। फिर इसेसिस क्या हुआ? ये जो नए पार्ट्स या नए ये जो प्रोपेग्यूल्स वहां पर पहुंचे हैं, वो वहां पर स्थापित होकर के नई वनस्पति को निर्माण को प्रारंभ कर देते हैं। कंपटीशन, ये जो प्रतिस्पर्धा यहाँ पर शुरू होती है, अब वहाँ पर जो वनस्पति विकसित होती है उसमें
एक ही प्रकार के पर्यावरण में रहने वाली जातियां होती हैं। ये जातियां आपस के अंदर ग्रोथ के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। और ये प्रतिस्पर्धा किसके लिए होती है? पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, अपने लिए स्थान को प्राप्त करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए स्थान को प्राप्त करने के लिए इन पादप जातियों के अंदर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। ये प्रतिस्पर्धा एक प्रकार के पादप जातियों में भी, पादपों में भी हो सकती है, यानी एक ही जाति के पादपों में भी हो सकती है, और एक से अधिक प्रकार की जातियों के पादपों में भी ऐसी प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है। रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन हम किसे कहते हैं? ड्यूरिंग दिस फेज ऑटोजेनिक चेंजेस सच एज buildup of humus affect the habitat and one plant community replaces other। तो ऐसे स्थानों पर आपस में रिएक्शन होता है, आपस के अंदर जो है वो क्रिया होती है, अंतर क्रिया होती है आपस के अंदर, जिससे वहाँ के आवास प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे एक समुदाय दूसरे समुदाय के स्थान पर विकसित हो जाता है। स्टेबलाइजेशन, ए supposedly stable क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म। स्टेबलाइजेशन, जहाँ पर स्थायित्व की क्रिया होती है, तो अंततः वहाँ पर एक चरम समुदाय जो है वो स्थापित हो जाता है। तो इसे एक बार पुनः देख लेते हैं हम। ये क्या होता है? सबसे पहले न्यूडेशन, एक बेयर, एक नग्न भूमि, स्थान, आवास विकसित होता है। वहाँ पर पादप प्रजातियों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो नए पादपों को ग्रो कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। इसेसिस वो क्रिया होती है जिसमें ये प्रोपेग्यूल्स उस स्थान पर स्थापित होकर के नई वेजिटेशन को विकसित कर देती है, नई जातियों को वहाँ पर विकसित कर देते हैं। और अब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होती है। यहाँ पर विकसित जो पादप जातियाँ हैं वो स्थान के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए परस्पर क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा करती हैं। इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन में क्या होता है कि धीरे धीरे एक समुदाय जो ज़्यादा प्रभावशाली है, जो उस स्थान पर रहने के लिए ज़्यादा अनुकूलित होता है, वो उस स्थान पर धीरे धीरे विकसित हो जाता है और अंत में स्टेबलाइजेशन, स्थायित्व की स्थिति आ जाती है। वहाँ पर चरम समुदाय जो है वो विकसित हो जाता है। थैंक यू सो मच।